नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज हमारी चर्चा का विषय है ऊर्जा प्रवाह चक्र, जो कि वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, अंक शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र और स्वप्न शास्त्र के माध्यम से पढ़ा जाता है, समझा जाता है, जिसके माध्यम से जीव पर होने वाले प्रभाव, उसके नकारात्मक या उसके सकारात्मक प्रभाव या उसके जीवन में होने वाली घटनाओं की तीव्रता या उनकी मंदी का अध्ययन किया जाता है। उसके बारे में एक दूसरे जो शास्त्र हैं, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, पंच शास्त्र हैं, इनका आपस में परस्पर क्या संबंध है, वह कैसे एक दूसरे की पुष्टि करते हैं और एक दूसरे के बारे में पूर्णतः समानता स्थापित करते हैं, इसके बारे में अब हम आज चर्चा करेंगे। एक बात यह स्पष्ट कर दूं, यह जगत और जीव ऊर्जा का मूल स्वरूप है। ऊर्जा जगत में और जीव में निर्बाध रूप से प्रवाहित होती है और इस प्रवाह की वजह से यह जगत भी चल रहा है और यह जीव भी चल रहा है। अब ऊर्जा किस रूप में उस जीव में प्रवेश करेगी, हमारे संतों के द्वारा उसे कैसे पढ़ा गया, किन किन रूपों के माध्यम से उसे समझा गया, उसकी चर्चा हमने इस वीडियो में की है। सबसे पहले हम ऊर्जा प्रवाह चक्र को समझ ले। ऊर्जा प्रवाह चक्र से जो तात्पर्य वह यह है कि जो प्रकृति की जो एनर्जी है, वह अगर हम वास्तुशास्त्र में देखें तो वह उत्तर पूर्व से उतरती हुई प्रथमतः तो दक्षिण पश्चिम आग्नेय कोण से होती है दक्षिण में, और इस दूसरी तरफ वायव्य कोण से होते हुए दक्षिण में पहुंचती है और वहां पर वह संग्रहित होती है। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भी लग्न से ऊर्जा प्रवाहित होती होती द्वादश भाव में पहुंचती है और हस्तरेखा शास्त्र में भी यही उसका विधान होता है, जिसके आधार पर यह 3 भागों में बांटी जा सकती है। नेचर की एनर्जी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, सत, तम और रज। यह जो आपको चित्र प्रदर्शित हो रहा है, इसमें आपको यह स्पष्ट दिख रहा है कि जो हमने एरो से बता रखा है कि एनर्जी कैसे प्रवाहित होती है, कैसे एनर्जी सात्विक बनती है, कैसे एनर्जी तामसिक बनती है और कैसे एनर्जी राजसिक बन जाती है। ऊर्जा प्रवाह चक्र को समझें। जो कुंडली में ब्लैक कलर से मैंने आपको दर्शा रखा है, जहां 1 से लेकर 12 तक भाव प्रदर्शित हो रहे हैं, जहां पर मैंने पीला रंग से आपको दिखा रखा है, वह चक्र सात्विक प्रवाह चक्र होता है, जहां पर ऊर्जा सात्विक रूप में होती है। जो मैंने आपको पिंक कलर में दर्शा रखा है, वह तामसिक चक्र होता है, वहां पर ऊर्जा तामसिक रूप में होती है। और हरे रंग में दिखाई गई संरचना में जो ऊर्जा होती है, वह तामसिक राजसिक प्रवृत्ति की होती है। इसी प्रकार कुंडली में आप 1 से 12 तक नंबर देख रहे हैं और 1 से 12 नंबर जिस रंग में आ रहे हैं, वह उसी के क्षेत्र को या उसी के सत, तम और रज गुण को प्रदर्शित करती है। इसी सत, तम, रज से 5 कुंडलिनी चक्र बने हैं, जिसको अब मैं बता दूं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र। इसके ऊपर आज्ञा चक्र और हृदय चक्र। यह 2 चक्र अतिरिक्त माने जाते हैं। नीचे के 5 चक्र है, वही बेसिक चक्र माने जाते हैं। इन 5 चक्रों के आधार पर एनर्जी के कॉन्जक्शन या मिलने के स्थान के आधार पर कुल 9 ग्रह निर्धारित किए गए हैं, जो आपके सूर्य से लेकर राहु केतु तक शामिल होते हैं, जिनको कि हम ऊर्जा के रूप में देखते हैं कि इस ग्रह की ऊर्जा हमें किस रूप में प्राप्त होगी। या हम यह बता सकते हैं कि जैसे उदाहरण के फलस्वरूप कि हम पेड़ को देख के बता सकते हैं कि यह नीम का पेड़ है, यह आम का पेड़ है, तो हमने उनको फिक्स कर दिया कि इस ग्रह में ये गुण होंगे तो यह ग्रह सूर्य कहलाएगा, अगर उसमें यह गुण होंगे तो वह ग्रह मंगल ग्रह कहलाएगा। इसी ग्रहों के आधार पर हम ऊर्जाएं फिक्स करते हैं, स्थापित करते हैं। जो चित्र मैंने आपको हस्तरेखा का दिखा रखा है, इसी में भी आप देखिए, येलो वाला सात्विक क्षेत्र, बीच वाला तलहटी वाला जो क्षेत्र वह तामसिक और नीचे का क्षेत्र राजसिक क्षेत्र कहलाता है। इसी प्रकार हम ऊर्जाओं के चक्र को, ऊर्जा प्रवाह चक्र को समझ सकते हैं। यहाँ तक एक चीज़ें आपके स्पष्ट दिमाग में आ जानी चाहिए। सबसे पहली नेचर की एनर्जी। नेचर की एनर्जी 3 तत्व सत, तम और रज में बढ़ती है। सत, तम, रज से 5 चक्र बनते हैं, जिसके आपके मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर और अनाहत और हृदय चक्र, अनाहत और विशुद्ध चक्र इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा 2 चक्र जो आपके आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र अलग होते हैं। इस प्रकार
चक्रों से अब 9 ग्रह बनते हैं। 9 ग्रहों के 12 भाव होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं, 108 नवमांश होते हैं। इससे भी डीप स्तर तक इसको बांटा जा सकता है। अब हमने जब यह स्पष्ट कर लिया कि अब ग्रह को हम ऊर्जा के रूप में देख सकते हैं, तो अब हम इसकी चर्चा करते हैं। हम इस पूरे ऊर्जा प्रवाह तंत्र को एक ग्रह सूर्य से समझते हैं। सूर्य एक गर्म एनर्जी का जो हीट प्लेनेट है, उसको हम अच्छी तरह आपको समझाते हैं। ऊर्जा सभी रूपों में, विधियों में, विधाओं में या मेथड में एक ही प्रभाव दर्शाती है। जैसे गर्म ऊर्जा, हीट एनर्जी, जो ग्रह हीट के लिए जाने जाते हैं, उसमें 2 ग्रह मुख्य होते हैं। प्रथम ग्रह सूर्य माना जाता है, दूसरा ग्रह मंगल माना जाता है। सूर्य को किस लिए? सूर्य को प्राकृतिक एनर्जी, नेचर एनर्जी सतत है, जिसे स्टोर नहीं किया जा सकता, जो सूर्य की एनर्जी कहलाती है। दूसरा सेकेंडरी एनर्जी, जिसे स्टोर किया जा सकता है, संग्रहित किया जा सकता है, बहुत ही ज्वलनशील है और ऊर्जा प्रदान करती है, जैसे गैस हुई और आपकी एनर्जी जो स्टोर की जा सकती है, जिसमें आपके ऑयल, गैस, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल एनर्जी, ECS या CS कंप्यूटर साइंस की एनर्जी, जो एनर्जी आपके इलेक्ट्रिक, सोलर, गैस, ऑयल, मैकेनिक, फूड और आपके चिप्स में भी संग्रहित की जा सकती है, वह एनर्जी ह्यूमन एनर्जी के रूप में भी जीव में संग्रहित होती है। यह एनर्जी मंगल की एनर्जी कहलाती है। यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि नेचर की एनर्जी सन और मंगल की एनर्जी को स्टोर एनर्जी कहते हैं। इसी प्रकार ठंड का कारक शनि होता है, जो कोल्डेस्ट, डीपेस्ट, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स या हर चीज़ में आवश्यक ठंड का कारक बनता है। यह ओल्डेस्ट होता है, अंधेरे कारण होता है, जहाँ प्रकाशविहीन क्षेत्र होता है। इस कारण यहाँ पर ठंड अधिक होती है, जिस कारण शनि को ठंड का कारक माना जाता है। अब ज्योतिष शास्त्र में हम इसकी विस्तृत चर्चा करके देखें। सूर्य को देखें तो सूर्य ऊर्जा का कारक माना जाता है, यह पूर्व दिशा का कारक माना जाता है। यहाँ पर सूर्य उगता है, यह लगन का हिस्सा माना भी जाता है। लगन में सूर्य को उत्तम माना जाता है। वह वास्तु में भी इसे पूर्व दिशा में देखा जाता है और यहाँ पर अरेमा पद पर जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर किसी भी तरह का भारी निर्माण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह पद उत्तम माना जाता है। इसी प्रकार स्टोर एनर्जी, जो वास्तुशास्त्र में मंगल को ज्योतिष शास्त्र में लग्न के रूप में, आत्मिक ऊर्जा के रूप में और अष्टम भाव के रूप में, गुप्त ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यही से जीव मंगल से जुड़ता है और मंगल की ऊर्जा को वह प्राप्त करता है। और जो उसके कई क्षेत्र में वास्तुशास्त्र में जो मुख्यतः ठीक दक्षिण में स्थापित होती है और दक्षिण में ही मंगल मकर राशि में उच्च का माना जाता है। यही कारण है कि वास्तु में दक्षिण का स्वामी मंगल होता है। वास्तु में ऊर्जा के स्टोर का जो संग्रह का केंद्र होता है, उसे भी दक्षिण माना जाता है, जहाँ पर स्टोर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। तो मुख्यतः दक्षिण पूर्व आग्नेय से दक्षिण का क्षेत्र माना जाता है। ऊर्जा प्रवाह चक्र को हम हस्तरेखा में भी देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको पूर्व में चित्र बताया था, सूर्य हस्तरेखा में सूर्य रेखा या सूर्य पर्वत पर प्रदर्शित होता है। यह हाथ के हथेली में अंगुलियों को छोड़ दें तो हथेली का जो हिस्सा मैंने चित्र में बता रखा है, उससे हम अगर 3 भागों में बांट दें तो सूर्य ऊपर अर्थात सात्विक क्षेत्र में स्थापित होता है, तामसिक क्षेत्र में मंगल स्थापित होता है, राशिक क्षेत्र में शुक्र और चंद्र स्थापित होते हैं। इसी प्रकार अंक शास्त्र में सूर्य को एक अंक से देखा जा सकता है और आध्यात्मिक शास्त्र में सूर्य या स्वप्न शास्त्र में सूर्य को आत्मा के कारक के रूप में माना जाता है, जो ऊर्ध्व गति को, या कुंडलिनी चक्र में सूर्य आत्मा को जो शीर्ष गति प्रदान करता है, उसके रूप में माना जाता है। यहाँ पर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ पर सूर्य की चर्चा कर आपको इसके विभिन्न ग्रहों के या विभिन्न विधाओं में ऊर्जा का किस रूप में वह प्रभाव करेगा, उसको हम बताते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, अगर आपके कुंडली में सूर्य वर्गोत्तम स्थिति में है, तो वह आपके ज्योतिष शास्त्र में, आपके वास्तुशास्त्र में, चाहे हस्तरेखा शास्त्र में हो, जो हर क्षेत्र में अपने विशिष्ट चिन्हों के द्वारा आपको यह प्रदर्शित होगा, जो आपकी प्रसिद्धि, उन्नति, मान सम्मान को दर्शाता है सांसारिक क्षेत्र में, और आध्यात्मिक क्षेत्र में यह आपकी आत्मा की गति को दर्शाता है।
इस प्रकार ये ऊर्जाएं एक दूसरे की पुष्टि करने, एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करने में, या हमारे रिजल्ट को जो ज्योतिष शास्त्री करता है उसको मजबूती से सत्यता स्थापित करने के लिए उपयोग में की जाती हैं। ये विधाएं आदमी या अर्थात जीव में होने वाले ऊर्जा के प्रभाव को दर्शाती हैं, जिसमें किसी भी विधा से आप देख लें उसका प्रभाव पूर्णतः स्पष्ट दिखता है, जो एक दूसरे की पूरक होती है। इसी वजह से जातक को उस ज्योतिष शास्त्र को अपने हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र या ज्योतिष शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र अपने शास्त्र से कंसल्ट करना चाहिए, जिनको इन तीनों विद्याओं या इन पांचों विद्याओं का पूर्ण ज्ञान हो। क्योंकि एक विद्याओं में स्पष्टता न आने पर दूसरी विद्याओं से भी उसकी स्पष्टता को जांच कर ही अच्छे और स्पष्ट रिजल्ट जातक को बताए जा सकते हैं। परमात्मा आपका कृपा करे। धन्यवाद।